नमः सभायै। अद्यतन कार्यक्रमे अस्माकं अतिथीनां, अस्माकं अस्याः कार्यशालायाः अस्य सत्रस्य अध्यक्षाणां, भवतां समेषां महानुभावानां मुख्यातिथीनां च अहं स्वागतं करोमि। वयं विगत 5 दिनेभ्यः ज्ञानमन्थनं कुर्वन्तः स्मः। अद्य अस्मिन् चरमसत्रे अहं मङ्गलाचरणेन कार्यक्रमस्य समारम्भः भवतु तदर्थं श्रीमन्तं गोविन्दमहोदयं प्रार्थये सः लौकिकमङ्गलाचरणेन अस्य कार्यक्रमस्य समारम्भं करोतु इति। तम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती अप्रशस्ताय वैस्मसि प्रशस्तं विनस्कृति योऽस्योत्प्रेक्षकादिमद्य निधने यो व्यक्तजीवेश्वरो यः स्रष्टेदमनुप्रवेश्य ऋषिणः चक्रे पुरः सास्तिताः यं सम्पद्य जहात्मजा मनुष्यै सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्याये जजष्णं हरिं तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्याये जजष्णं हरिं। धन्यवादः। वयं जानीमः संस्कृतवाङ्मये शैक्षिकदर्शनं मनोविज्ञानं च इति विषयम् आश्रित्य समायोजितायाम् अस्यां कार्यशालायाम् अस्माभिः विविध वैचारिकमन्थनानि कृतानि, बहूनाम् आचार्याणां मार्गदर्शनं श्रुतम्। अद्य अस्मिन् समापनसत्रे अस्माकं मुख्यातिथिरूपेण सम्प्राप्ताः वर्तन्ते परमपूज्याः स्वनामधन्याः श्रीमन्तः अतुल कोठारी महाशयाः। तेषां वयं पौनः पुण्येन अस्यां कार्यशालायां स्वागतम्, अभिनन्दनं, वन्दनं च कुर्मः। अस्यां कार्यशालायाम् अद्यतन अध्यक्षाः वर्तन्ते अस्माकं विद्यापीठस्य यशस्विनः कुलपतयः, सर्वदा क्रियाशीलाः, स्वव्यवहारेण आत्मनः बोधेन च प्रेरयन्तः प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे महाशयः। तेषामपि वयम् अस्मिन् अवसरे स्वागतम्, अभिनन्दनं, वन्दनं च कुर्मः। एवं च अस्याः कार्यशालायाः मुख्यभूता या आसन्, याभिः एवं भूतम् अद्भुतं कार्यं समाचरितं, यासां मार्गदर्शने च जातं, ताः वर्तन्ते अस्माकम् अस्याः कार्यशालायाः अध्यक्षः एवं च परियोजनायाः अध्यक्षः प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज महाभागाः। तासामपि वयं स्वागतम्, अभिनन्दनं, वन्दनं कुर्मः। अस्माकं संकायस्य प्रमुखाणां भरतपद स्थितानां व्याकरण शिक्षादि शास्त्र तज्ञानां प्रोफेसर भरतभूषण महाशयामपि वयं स्वागतं कुर्मः। भवतां समेषामपि वयं स्वागतं कुर्मः। अहं सर्वादौ महोदयां प्रार्थये। महोदया सर्वेषां स्वागत अतिथीनां स्वागतं कार्यशालायां प्रतिवेदनं प्रकरोतु इति प्रोफेसर अमिता भारद्वाज महोदया। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परमादरणीय इस सत्र के मुख्य अतिथि श्री अतुल कोठारी जी, इस सत्र के अध्यक्ष और हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय परम आदरणीय प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी, शिक्षा संकाय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष
आदरणीय प्रोफेसर के भरत भूषण जी, सत्र संचालक परमेश जी और इस कार्यशाला के सम्मानित मेरे प्रिय प्रतिभागीगण, एक बार फिर से मैं आप इस समापन सत्र में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। विशेषकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय का, जिन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम से हमारे इस समापन सत्र के लिए समय निकाला और आज हमारे को अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, यह हमारा सौभाग्य है। मैं सभी प्रतिभागियों को बताना चाहूंगी कि सर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव हैं और साथ ही साथ शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के राष्ट्रीय संयोजक, जिसके माध्यम से शिक्षा की जो विसंगतियां हैं, विकृतियां हैं, इससे संबंधित उनको दूर करने के लिए इससे संबंधित अनेक पक्षों पर इस आंदोलन के द्वारा जो है कई महत्वपूर्ण और महती कार्य किए गए, जिसे हमारे जो न्यायालय है उसके द्वारा भी उन निर्णयों को मान्य माना गया। और साथ ही साथ महोदय का शिक्षा उत्थान जो पत्रिका है उसके संपादक भी हैं, जिसके माध्यम से वह शिक्षा और भारतीय भाषाओं के उत्थान के लिए सदैव जो है वो प्रयासरत रहते हैं। और महोदय एक शिक्षाविद ही तो विद हैं और साथ ही साथ एक लेखक भी हैं, जिसे हम उनके शिक्षा से संबंधित 50 से अधिक जो शोध पत्र हैं उनका इन्होंने लेखन कार्य किया है। और महोदय का हमें पूर्व में भी मार्गदर्शन एक इसी तरह की कार्यशाला में पहले पूर्व में प्राप्त हो चुका है और आज यह सौभाग्य हमें पुनः प्राप्त हो रहा है। सर, मैं आपका विश्वविद्यालय की तरफ से, केंद्र की तरफ से, संकाय की तरफ से और अपनी तरफ से इस कार्यशाला के समापन सत्र में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। हमारे माननीय कुलपति महोदय, जिनके मार्गदर्शन हमेशा हमारे लिए जो है ऊर्जा का संचरण करता है और हमेशा हमें प्रेरणा देता है कि और हम दृढ़ संकल्पित होकर अपने कार्यों को एक प्रभाविता के दायरे में परिणित करें। ऐसे दृढ़ संकल्पित और समर्पित और हमारे सभी के प्रेरणा स्रोत मैं अपने माननीय कुलपति महोदय जी का भी इस समापन सत्र में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ जो हमारे शिक्षा संकाय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर के भरत भूषण जी, उनके सहयोग हमेशा हमें प्राप्त होता रहता है, उनका भी मैं इस समापन सत्र में केंद्र की तरफ से और अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और अंत में जो हमारे जो प्रतिभागीगण हैं, जिन्होंने इस 5 दिवस में एक सक्रिय प्रतिभाग किया और इस कार्यशाला को सफलता के दायरे में लाए, मैं उन सभी का इस समापन सत्र में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारे केंद्र से हमारे मुख्य अतिथि पूर्व में तो परिचित हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि जो हमारे विश्वविद्यालय का शिक्षण अधिगम केंद्र है, वह भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी परियोजना पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन है, उसके तहत शिक्षा शास्त्र विभाग में स्थापित हुई है। और हमारे इस केंद्र के द्वारा अभी तक 30 कार्यक्रमों का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। और हमारे केंद्र को भारत सरकार के द्वारा 1 month mandatory faculty induction program for newly inducted higher education faculty तथा साथ ही साथ संस्कृत डिसिप्लिन में स्वयं मंच के माध्यम से एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग अर्पित कोर्स 2018 और 2019 के निर्माण एवं संचालन का दायित्व हमारे केंद्र को प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है। और आज का जो हमारी कार्यशाला है, जो कि इसी दिशा में 31वां कार्यक्रम है, उसका मैं संक्षिप्त जो हमने 5 दिन में जो भी कार्य किया उसका प्रतिवेदन आप सभी के आगे जो है वो प्रस्तुत करना चाहूंगी। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य संस्कृत वाङ्मय में शैक्षिक दर्शन एवं मनोविज्ञान के मूलभूत संप्रत्यों को पहचानना एवं उनका विश्लेषण करना था।
साथ ही साथ शैक्षिक दर्शन एवं मनोविज्ञान में आधुनिक एवं भारतीय परिप्रेक्ष्य में नॉलेज इंटीग्रेशन के संबंध में इंसाइट डेवलप करना और शिक्षण अधिगम प्रणालियों के अभिकल्पन में जो ये इंटीग्रेटेड नॉलेज है उसका अर्थपूर्ण अनुप्रयोग करने की क्षमता का विकास करना और शिक्षण शास्त्र, आकलन, शोध और जो भी हमारे शैक्षिक दर्शन या विचार हैं उनके शैक्षिक निहितार्थ एवं प्रासंगिकताओं को ढूंढना इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था। इस कार्यशाला में 481 जो है पंजीकरण हुआ, जिसमें हमने स्लॉट वाइड और जो स्क्रीनिंग की उसके आधार पर 352 को कंफर्मेशन दिया गया और उनमें से हमको 266 का कंफर्मेशन जो है प्राप्त हुआ। लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस के कारण इस कार्यशाला में केवल जो है 209 प्रतिभागियों ने इसे कंटिन्यू किया और 57 जो है उन्होंने छोड़ा। अगर प्रतिभागियों का भौगोलिक दृष्टि से विश्लेषण किया जाए तो यह 22 राज्यों से थे और 3 जो है केंद्र शासित प्रदेश, और इनका जो है पूरा विस्तृत विवरण यहाँ पर आपके समक्ष जो है वो प्रस्तुत है। अगर डेजिग्नेशन वाइज प्रतिभागियों का हम विश्लेषण करें तो इसमें प्रोफेसर्स जो थे 5, सह आचार्य 14, सहायक आचार्य 140, प्रधानाचार्य 4, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स 2, लेक्चरर्स 15 और पीजीटी और टीजीटी यह संस्कृत के अध्यापक थे 29। इंस्टीट्यूशन वाइज अगर प्रतिभाग का विश्लेषण किया जाए तो 67 विश्वविद्यालयों से प्रतिभागी थे, 110 महाविद्यालय और अन्य संस्थाओं से और 32 जो थे वह हमारे देश के विभिन्न प्रांतों के विद्यालयों से थे। अगर विषय के अनुसार प्रतिभाग का विश्लेषण किया जाए तो 78 संस्कृत विषय से थे, 64 शिक्षा से और 27 अन्य भाषाओं से, जिसमें बंगाली, अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़, और 9 हमारे जो प्रतिभागी वह ट्रेडिशनल डिसिप्लिन्स से, जिसमें ज्योतिष, साहित्य, सर्वदर्शन, व्याकरण, और 31 इन सभी से अन्य डिसिप्लिन से, जिसमें हमारे विज्ञान के और मैनेजमेंट के विषय थे। और जेंडर वाइज अगर विश्लेषण करें तो 132 मेल और 77 जो हैं वो फीमेल प्रतिभागी रहे। इस 5 दिवसीय कार्यशाला में कुल 25 सत्र थे। इंडक्शन, इनॉग्रल और वैलिडिक्टरी के अलावा 14 टेक्निकल सेशंस थे और उन्हीं के साथ जो है लघु प्रश्न उत्तर सत्र 15 मिनट के प्रत्येक टेक्निकल सेशन के साथ थे। और इसके साथ प्रतिदिन 5 जो है हमारे सेल्फ रिफ्लेक्शन बेस्ड असाइनमेंट्स, जिसमें प्रतिभागियों को विषय विशेषज्ञों के द्वारा जो व्याख्यान दिए गए उनसे संबंधित उन्हें प्रदत्त कार्य दिए गए, और इन सेशंस के अलावा जो है फीडबैक असेसमेंट जो कि आज था, और शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस जो कि जस्ट इस सत्र के पहले का सत्र था। इस 5 दिवसीय कार्यशाला को के ज्ञान यज्ञ को अपना जो ज्ञान की धारा, अविरल धारा जो प्रभावित की, उनका जो मार्गदर्शन रहा उसमें हमारे 10 विषय विशेषज्ञ रहे, जिसमें प्रोफेसर केपी पांडे, प्रोफेसर सुरक्षा पाल, प्रोफेसर अरविंद झा, प्रोफेसर जयदेव वेदालंकार, स्वामी चिदानंद, डॉक्टर संपदानंद मिश्रा जी, डॉक्टर ओपी पांडे जी, प्रोफेसर पीके जोशी जी, प्रोफेसर पीसी शुक्ला जी और प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे जी।
तो कार्यशाला की झलकियों के बाद इस कार्यशाला के अधिगम परिणाम क्या रहे, लर्निंग आउटकम्स। तो संक्षिप्त में अगर हम लर्निंग आउटकम्स को देखें तो हमारे प्रतिभागियों ने दर्शन और उसके प्रकार, दर्शन के मूलभूत संप्रत्यों एवं उसके प्रकारों से वह परिचित हुए। साथ ही साथ दर्शन की जो विविध शाखाएं हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा और उनके क्या विषय हैं, इससे संबंधित अंतर्दृष्टि प्राप्त की। इसके साथ साथ जो हमारे षड दर्शन हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांता, इसमें तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है और मूल्य मीमांसा क्या है, इससे संबंधित अंतर्दृष्टि प्राप्त की। साथ ही साथ जो शैक्षिक मनोविज्ञान के जो मूलभूत संप्रत्य हैं, जैसे व्यक्तित्व, बुद्धि, शिक्षण, अधिगम आदि, भारतीय परिप्रेक्ष्य में वह क्या है, उससे संबंधित पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास के जो हमारे उपनिषदों में पंचकोश की बात की गई है, वह क्या प्रक्रिया है, उससे संबंधित अंतर्दृष्टि। और साथ ही साथ जो हमारे षड दर्शन में से जो निरूपित मुख्य बिंदु हैं, उन पर आधारित हम व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकते हैं, उस प्रतिमान को सीखा, समझा और उन्हें अपने जो सेल्फ रिफ्लेक्शन असाइनमेंट में, उसमें भी हमारे प्रतिभागियों ने किया। इसके साथ साथ भगवत गीता के परिप्रेक्ष्य में जो सांवेगिक बुद्धि है, इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके जो 4 मुख्य कौशल हैं, आत्म अभिज्ञता, आत्म प्रबंधन, सामाजिक अभिज्ञता और संबंध प्रबंधन, इन चारों को किस तरह से हम भगवत गीता में की दृष्टि से समझ सकते हैं, यह हमारे प्रतिभागियों ने जाता। साथ ही साथ उपनिषदों में आध्यात्मिक बुद्धि के बारे में संप्रत्यात्मक समझ का विकास किया और हमारे जो वैदिक एजुकेशन है, उसके क्या शैक्षिक निहितार्थ हैं, so as to develop power of observation, प्रेक्षण, concentration, intuition, memory and self-control। इसके साथ साथ जो हमारा वैदिक सिस्टम के क्या प्रासंगिकता है आज के आधुनिक शिक्षा के लिए, इससे प्रतिभागी परिचित हुए। और जो 7 फैक्टर्स हैं किसी भी शिक्षा प्रणाली या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, जिसे एक्रोनिम किया है अचीव मॉडल के द्वारा, जिसमें A stands for ability, C stands for clarity, H stands for help, I stands for incentive, E stands for evaluation, V for validity and E for environment। इस मॉडल को जाना और किस तरह से हम शिक्षण व्यवस्था को प्रभावी बना सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा आधुनिक और भारतीय जीवन के क्या लक्ष्य हैं, क्या विचार हैं, क्या दर्शन है, इनमें क्या भेद है, उससे हमारे प्रतिभागी परिचित हुए और उसे उन्होंने समझा। और साथ ही साथ तनाव प्रबंधन की प्रक्रिया के बारे में जो है उन्होंने अंतर्दृष्टि प्राप्त की। और बुद्धिस्ट फिलॉसफी, जो बौद्धिक हमारा बुद्ध का जो दर्शन है, उसके बारे, उसकी जो संप्रत्यात्मक समझ है, उसके बारे में अंतर्दृष्टि का विकास किया। तो यह हमारे संक्षिप्त में जो है फीडबैक लर्निंग आउटकम्स थे। और जिन रिसोर्स पर्सन्स ने मार्गदर्शन किया, उनका हमने फीडबैक लिया और उसमें हमारे प्रतिभागियों ने हमारे विषय विशेषज्ञों को 17% जो है उत्कृष्ट श्रेणी में रखा, 19% ने अति उत्तम और 3% ने जो है उत्तम श्रेणी में रखा। इस कार्यशाला में जो ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट किया गया, उसका विश्लेषण अगर हम देखें तो हमारे 45 पार्टिसिपेंट्स जो थे, दे स्कोर्ड अबव 60% मार्क्स। इस कार्यशाला कितनी सफल रही, उसके बारे में जो फीडबैक का जो मुख्य स्रोत है वो हमारे प्रतिभागी हैं। और उसके लिए हमने एक ऑनलाइन फीडबैक 10 बिंदुओं पर बनाया, जिसमें उनको 5 श्रेणियों में अपने अभिमत को अभिव्यक्त करना था। उसके अंतर्गत जो पहला बिंदु था, एक्सटेंड टू विच द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्कशॉप हैव बीन अचीव्ड, इसके अंतर्गत हमारे प्रतिभागियों ने 84% उत्कृष्ट श्रेणी में, 14% अति उत्तम में प्रस्तुत किया
अपना अभिमत। दूसरा बिंदु जो था अपग्रेडेशन ऑफ योर करंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी इन भारतीय दर्शन, इसमें 69% उत्कृष्ट श्रेणी में और 26 वेरी गुड में। हेल्पफुल इन अपग्रेडेशन ऑफ योर द नॉलेज और द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन संस्कृत वांग में, इसमें 73% एक्सीलेंट में और 22% वेरी गुड में। और वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है उसमें वर्तमान ज्ञान उनका अभिवृद्धि करने की दृष्टि से 74% प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट में रखा और 23% वेरी गुड ने। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेलिजेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि बुद्धि को हम वेस्टर्न कंसेप्ट में तो पढ़ते हैं लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या है बुद्धि, उस बिंदु पर हमारे प्रतिभागियों ने 73% उत्कृष्ट में और 23% अति उत्तम में। छठा बिंदु था हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग इनसाइट इन द कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी इन इंडियन पर्सपेक्टिव, भारतीय परिप्रेक्ष्य में व्यक्तित्व को समझने में 71% एक्सीलेंट में और 24% वेरी गुड में। हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी इन षड दर्शन, इसमें 68% एक्सीलेंट कैटेगरी में और 25% वेरी गुड में। और इस कार्यशाला का प्रबंधन कैसा रहा, इसमें हमारे प्रतिभागियों ने 82% उत्कृष्ट में, 16% अति उत्तम में। और असिस्टेंस बाय टीएलसी टीम, इसमें 78% उत्कृष्ट में और 18% वेरी गुड में। और ओवरऑल असेसमेंट ऑफ दिस वर्कशॉप, इसमें 82% उत्कृष्ट में और 16% वेरी गुड में। और इन अगर हम 10 बिंदुओं का एक औसत निकाले इन 5 श्रेणियों में, तो हम देखेंगे कि एक्सीलेंट में 75%, वेरी गुड में 21% और गुड में 4%। इसके साथ साथ प्रतिभागियों का जो फीडबैक है वो हम लोगों ने मेंटीमीटर एक सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा भी प्राप्त किया। और इस सॉफ्टवेयर की यह खासियत है, यह विशेषता है कि इसमें जो भी अपना प्रतिपुष्टि प्रतिभागी या लर्नर्स के द्वारा दिया जाता है वह एक शब्द या 2 शब्द में लिया जाता है और उस शब्द को यह एक सुंदर चित्र के माध्यम से जो है वो प्रस्तुत करता है, जिसे हम वर्ड क्लाउड कहते हैं। और आज हमने यही वर्ड क्लाउड अपने प्रतिभागियों से प्राप्त किया। और इस वर्ड क्लाउड की भी यह ब्यूटी होती है, यह विशेषता है कि इसके सेंटर में जो शब्द प्रतिबिंबित होता है वही ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागियों का अभिमत होता है उस कार्यशाला के बारे में। और हमने अपने प्रतिभागियों से पूछा कि उनका इस कार्यशाला में क्या अनुभव रहा, तो उस अनुभव को इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागियों ने उसे उत्कृष्ट श्रेणी में रखा और कई प्रतिभागियों ने उसे वेरी गुड, वेरी इंफॉर्मेटिव, वंडरफुल सेशंस, एक्सीलेंट वर्कशॉप और उत्कृष्ट इस तरह से अपने अभिमत और मत हमको प्रदान किए। और यह जो भी फीडबैक हमें प्राप्त हुआ यह दर्शाता है कि हमारी जो यह कार्यशाला रही वह उनके लिए फलदायी रही, उपयोगी रही। और इनका जो यह इस तरह का जो हमको प्रतिपुष्टि मिलती है यह हमारे पूरे टीएलसी टीम के लिए और हमारे लिए एक शक्ति का कार्य, एक ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे कि हम अपने आगे के कार्यक्रमों को और ऊर्जित होकर और अभिप्रेरित होकर उनको प्रभाविता के दायरे में लाएं। तो इसके लिए मैं अपनी टीएलसी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूंगी और सभी प्रतिभागियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमें एक अच्छा फीडबैक और जो भी हमने प्रयास किया, जो परिश्रम किया वह फलदायी रहा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हमारे विविध सत्र रहे उनसे आप लोगों ने जो भी सीखा, समझा, जाना और एक हमारा इस कार्यशाला का जो उद्देश्य भी था आपको एक भारतीय संदर्भ में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करना, मेरे ख्याल उस उद्देश्य में जो है वो हम सफल रहे। और आपको मैं ये आशा करती हूँ कि जो भी आप लोग ने जो विविध सत्र के द्वारा सीखा, एक आपको अब संस्कृत वाङ्मय को और जब आप उपनिषद और जो हमारे शास्त्र या जैसे भगवत गीता इनको जब आप पढ़ेंगे तो अब जरूर
आप एक नई दृष्टि के साथ जो है इसका अवलोकन करेंगे, जो कि आपके जो एक शिक्षा में इनको हम किस तरह इनको ढाल सके उसके लिए एक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवादः महोदयायै। अत्यन्तं सुन्दररूपेण अस्याः कार्यशालायाः प्रतिवेदनं प्रस्तुतवती, तदर्थं प्रणामः, धन्यवादः। अद्यतन अस्माकं कार्यक्रमे ये मुख्यातिथिरूपेण सम्प्राप्ताः वर्तन्ते ते अत्यन्तं गुणवताः वर्तन्ते। ते एकत्र कर्तारः सन्ति, स्वयं कुर्वन्ति, अपरत्र कारयितारः सन्ति, कारयन्ति अपि। किं कारयन्ति? लोकसेवां कारयन्ति, समाजसेवां कारयन्ति, शिक्षाकार्यं कारयन्ति। पुनश्च ते पूर्णकालिकाः वर्तन्ते। पूर्णकालिकः इत्यस्य अभिप्रायः भवति पूर्णं समयं समाजसेवायै, पूर्णं समयं लोकसेवायै यच्छन्ति। स्वीया कापि नास्ति, समाजस्य ईहामेव स्वीयाम् ईहां कुर्वन्ति, तादृशः वर्तन्ते अद्यतन अस्माकम् अतिथयः। तान् अहं सविनयं प्रार्थये अस्मिन् अवसरे अस्माकं प्रतिभागिनाम् अस्माकं शमेषां मार्गदर्शनम् उद्बोधनं च कुर्वन्तु इति श्रीमन्तः अतुल कोठारी महाशयः। अपने विश्वविद्यालय के सम्मानीय कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी, बहन अमिता जी तथा इस कार्यशाला की संयोजन में लगी हुई पूरी आयोजन टीम के सदस्य और देश भर के सभी प्रतिभागी आचार्य बंधु और बहनों, मैंने सारा निवेदन सुन लिया तो इससे मुझे समझ में आया कि शिक्षा का जो भारतीय दर्शन है और मनोविज्ञान, इसके संबंधित सभी विषयों पर विस्तृत ज्ञान आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है और उस ज्ञान को क्रियान्वित कैसे करना है, आज के आधुनिक संदर्भ में क्या ढालने के लिए करना है, इसलिए आधुनिक तकनीकी की बात भी, ऑनलाइन एग्जाम की बात भी, ऐसे सारी बातें लगभग इस कार्यशाला में हुई है। तो एक बहुत अच्छी कार्यशाला हुई होगी ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि जो विषय और मैंने निवेदन सुना, इस कार्यशाला का एक समग्रता की दृष्टि है, एक होलिस्टिक अप्रोच इस कार्यशाला के पीछे रहा है। ये बहुत ही एक उत्तम बात इस कार्यशाला की है। इसलिए मैंने सुनने के बाद मुझे लगा कि अभी कुछ कहने का इसमें बाकी ज्यादा रहा नहीं है, तो मैं जब से सुनता जा रहा था तो फिर विचार कर रहा था कि क्या बोलना है इसमें। ये भी मेरे मन में थोड़ा प्रश्न आया, लेकिन शिक्षा का दर्शन जो है या देश की किसी भी व्यवस्था के जब दर्शन की बात करते हैं तो वो दर्शन मुझे लगता है कि भारतीय दर्शन के प्रकाश में ही होना चाहिए। भारतीय दर्शन और शिक्षा का दर्शन और मनुष्य के जीवन का दर्शन, इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी आज की जो शिक्षा की व्यवस्था है या मनुष्य का जीवन है व्यवहारिक दृष्टि से, वो भारतीय दर्शन के प्रकाश में कम दिखाई देता है। क्योंकि भारतीय दर्शन है क्या, वही आज बहुत कम लोग इसके जानकार है देश में। क्योंकि दोष किसी आचार्यों का, विद्वानों का या शिक्षाविदों का नहीं, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में वो दर्शन का सदंतर अभाव है। हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था में भारतीय दर्शन के बारे में कहीं नहीं पढ़ाई जाता है।
यानी मैंने भी जितनी पढ़ाई की, तो शिक्षा का भारतीय दर्शन क्या है इसके बारे में कहीं पढ़ाया नहीं गया। और भारतीय विज्ञान की तो बात आती ही नहीं थी। जो पश्चिम के मनोविज्ञान है उसी की चर्चा आती। तो भारतीय दर्शन को, अगर भारतीय दर्शन का मूल तत्व, इसको अगर एक शब्द में कहना है तो मेरी दृष्टि से वो है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। और जब मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मैंने अभी सुना भी कि पंचकोश की संकल्पना के बारे में भी काफी चर्चा की गई है। तो उसमें जो मनोमय कोश की संकल्पना आती है वो पूर्णतः भारतीय मनोविज्ञान के आधारित ही है। वैसे तो समग्र पंचकोश की अवधारणा भारतीय मनोविज्ञान के आधारित ही है। आज दूसरा संकट ये है कि हमारे पाठ्य पुस्तकों में भारतीय दर्शन, भारतीय मनोविज्ञान, ये सारी बातें नहीं है। ये बात सही है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अनेक विद्वानों ने अलग अलग रूप में इस पर काम किया है। जैसे प्रबंधन की बात करें, मैनेजमेंट की, तो गीता इन मैनेजमेंट, रामायण में प्रबंधन, चाणक्य का प्रबंधन आदि आदि विषयों पर स्वतंत्र पुस्तकें मिल जाएगी। परंतु उस सारे जो महानुभावों का प्रबंधन के बारे में जो सोच है, सारे ग्रंथों में जो सोच है प्रबंधन की, उसका आज आधुनिक पाठ्य पुस्तकों में कैसे उनको समावेश करना, इनका कैसे समायोजन करना, इस पर शायद काम नहीं हुआ है। तो हमारा जो भारतीय शिक्षा का दर्शन है या भारतीय शिक्षा की मूलभूत संकल्पनाएं है, भारतीय शिक्षा का आधारभूत लक्ष्य है, या हमारी जो पढ़ाने की विधियां है जिसको आजकल हम पेडागोजी कहते हैं, इन सब बातों का वर्तमान में कैसे हमने आज की आधुनिक शिक्षा में कैसे समावेश करना है, ये हमारे सामने एक सबसे बड़ा संकट है। इसलिए अनेक विद्वान, अनेक पुस्तक, अनेक ग्रंथ हमारे सामने उपलब्ध होने के बाद भी आज की व्यवस्था में इसको हम समावेश या इनकलकेट नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए वो सिर्फ एक सैद्धांतिक तक भी रहते हैं। जितने लोग जानते हैं वहां भी सैद्धांतिक तक एक सीमित हो जाता है। जो संस्कृत जानते हैं उनके पास बाकी विषयों का ज्ञान नहीं है, अधिकतर लोगों के पास, सबके बारे में नहीं कह रहा हूं, क्षमा करिए। और जो बाकी विषयों के विद्वान हैं, उदाहरण के विज्ञान के हैं, प्रबंधन के हैं, तकनीकी के हैं, वो संस्कृत नहीं जानते हैं। तो संस्कृत का हमारे ग्रंथों में जो सारी बातें, ज्ञान की बातें, भारतीय ज्ञान की बातें, वो कैसे समावेश करना है, क्योंकि हमारे विज्ञान के सारे संकायों में, और जिसको आज साइंस फैकल्टी हम कहे, इंजीनियरिंग कहे, मेडिकल कहे, आदि आदि, उसमें आप संस्कृत विषय नहीं रख सकते। जहां संस्कृत पढ़ाया जाता है वहां इन सब विषयों की बात कब होती है, नहीं होती। इस दृष्टि से पहला स्टेप तो ये है कि जिनको बारे में हमने 5 दिन में काफी कुछ यहाँ समझा, सीखा, अनुभव किया है, कि पहले भारतीय दर्शन क्या है, भारतीय शिक्षा का दर्शन क्या है,
भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, भारतीय मनोविज्ञान क्या है, आदि आदि। तो पहले तो उनको समझना, ये पहली बात है। अभी समझने के बाद दूसरा स्टेप क्या आता है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत ये बातें कही गई है, जिसको एक हम कहे कि हमारी जो विद्या है उसके अंतर्गत क्या क्या है कि पहले जानना है सारा, बाद में उसको समझना है, और समझने के बाद उनको व्यवहार में लाने की बात करनी। तो जानकारी खूब मिल गई 5 दिन में। हमारी गौ माता को जब खाना डालते हैं तो वो जितना इनकी इच्छा है वो सब खा लेती है एक साथ, बाद में वो जुगाली करती है। तो हमने 5 दिन में भौतिक खुराक खूब खाया है। अनेक विद्वान जो बहन अमिता जी ने अपने निवेदन में सारे बताए, विषय विषय वस्तु विषय विद्वान, तो हमने काफी कुछ बौद्धिक ज्ञान खाया है, ग्रहण किया है, लेकिन उसको समझ नहीं आनी, उसके जब तक वो जुगाली नहीं करेंगे तब तक वो डाइजेस्ट नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। तो अगर इसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, जुगाली नहीं करेंगे तो अपाचन हो जाता है, तो उल्टा परिणाम हो जाता है। तो इसलिए अभी इस कार्यशाला के बाद दूसरा तबक्का शुरू होता है कि जो ज्ञान हमने सुना जाना, इसको समझने का प्रयास करना आज के संदर्भ में, अपने अपने संदर्भ में। क्योंकि जैसे निवेदन हुआ है, बहुत सारे अलग अलग विषयों के लोग भी है, अलग अलग स्तर के लोग हैं, तो उसके अनुसार उसको अपने गहराई से समझने का प्रयास करना और फिर इसको व्यवहार में लाना है। यानी हमारे जब प्राचीन ज्ञान की बात होती है, आज हम जिसको वैज्ञानिक कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, वो हमारे ऋषि मुनि थे। तो वो जब बात कहते हैं, कोई भी बात, तो लोग उनको तुरंत स्वीकार कर लेते थे और अमल में लाते थे। क्यों? क्योंकि लोगों को विश्वास था कि इन्होंने जो कहा है वो पहले प्रत्यक्ष उन्होंने प्रयोग करके सिद्ध किया होगा, व्यवहार में लाया होगा, और फिर वो बोल रहे हैं। तो यही भारतीय परंपरा है। आज हमारे बहुत बड़े बड़े विद्वान कई जगह पर बोलते हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन वो व्यवहार में नहीं आता है, कई बार ऐसे दिखते हैं। क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं है कि ये जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में वो पद्धति ही नहीं है। जैसे हमारी जो परंपरागत बातें हैं भारतीय चिंतन की, कि पहले प्रैक्टिकल बाद में थियरी, तो थियरी समझना बहुत सरल हो जाता है। अभी तो हमारी सारी शिक्षा थियरी है, सिद्धांत ही है, व्यवहार की बात तो बहुत कम है, अपवाद नहीं होगी। कुछ मात्रा में प्रैक्टिकल है, वो भी लैब तक सीमित है, प्रयोगशाला तक। इसलिए हमारे जितने भी लाखों पीएचडी हो रहे देश में,
लेकिन उस पीएचडी करने वाले को आप पूछिए कि आपने जो पीएचडी की डिग्री ली और ग्रंथ जो लिखा है वो बाद में दूसरी बार खोलकर आपने देखा क्या? तो बहुत कम लोग हाँ कहेंगे आप, क्योंकि वो लिखने वाले को मालूम है, उनके गाइड को भी मालूम है ये तो डिग्री है पीएचडी की, प्रोफेसर को देनी है, बच्चों को लेनी है, क्योंकि नौकरी करनी है आखिरी में इसके आधार पर। क्योंकि हमारे जो छात्र शोध करते हैं उसमें आप पूछिए, मैं आप सबसे निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप जितने बच्चों को शोध करा रहे हैं या जो शोध कर रहे हैं जिसको आप जानते हैं, इनको एक बार पूछिए कि किन किन बच्चों ने जो शोध कार्य करे उसमें पहले प्रैक्टिकल कार्य किया है और फिर लिख रहे हैं। तो कोई अपवाद रूप आपको बच्चा मिल जाए कि हाँ भाई मैंने ऐसा किया है, तो शायद हो सकता है। हमारी एक बिटिया है, तो यानी हमारे मित्र की बिटिया है ना, तो वो जम्मू कश्मीर के सीमा क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति इस पर वो शोध कर रही है। तो लगभग 10 से 15 बार वो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जाकर आई है, और सीमा क्षेत्र में जहां सामान्य व्यक्ति जाने की भी डरता है आज, कि कब पाकिस्तान की ओर से गोला बारूद हो जाएगा मालूम नहीं है। वो ऐसे क्षेत्रों में जाती है, वहां के पुराने लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, विद्वान हैं, उनसे मिलती है, चर्चा करती है, देखती है प्रत्यक्ष, और फिर आकर लिखती है। तो यही भारतीय ज्ञान परंपरा है। तो इस सारे ज्ञान को व्यवहार में कैसे लाना है, ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे मैं सही में आपको बताता हूं कि मैं इन सारे ग्रंथों, जितने आप लोगों ने पढ़े होंगे, आपके सामने जिस विद्वानों ने विषय प्रस्तुत किए उन्होंने पढ़े होंगे, कितने ग्रंथ वगैरह मैंने नहीं पढ़े हैं। लेकिन आप जैसे विद्वानों ने जो पढ़कर कुछ ज्ञान दिया, उसके आधार पर कुछ काम करने का प्रयास जरूर किया। पंचकोश की बात आपके समक्ष आ गई है। अभी पंचकोश को आज के संदर्भ में कैसे हमने क्रियान्वित करना है, तो हम लोगों ने 2009 में इस पर काम शुरू किया। एक 7-8 विद्वानों की एक समिति बनाई, और बात यह थी कि बच्चों के समग्र विकास की शिक्षा का एक कैसे स्वरूप होना चाहिए। तो उस समय तक मैं भी आपको बताता हूं कि मैं पंचकोश शब्द सुना था, नाम सुना था, बाकी पंचकोश के बारे में मुझे भी ज्यादा मालूम नहीं था 2009 तक, मैं आपको सही बताऊं। लेकिन उस समिति में मैं भी था एक, तो हमने सबने मिलकर एक 6 महीने में एक पुस्तक तैयार कर दी इसके ऊपर। तब सब विद्वान बैठे थे और चर्चा विस्तृत होने लगी कि भाई पंचकोश का मूल आधार तैत्तिरीय उपनिषद में है, और पंचकोश, उसके तात्पर्य आदि आदि, फिर और उसको कैसे आज के संदर्भ में ढालना है, ऐसे सब चर्चा करते करते पाठ्यक्रम बना। तो हमने वो जब पाठ्यक्रम बनाया, उसके बाद हमने इस पर देश भर में 6 राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं की, और इस विषय के थोड़े बहुत जानकार थे ऐसे लोगों को पहले पूरा पाठ्यक्रम भेजा सबको 1 महीने पहले,
और उसके 1 महीने के बाद कार्यशाला होती थी और उसमें फिर उस पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा होती थी। फिर पाठ्यक्रम में ये बदलाव करना चाहिए, इन शब्दों को बदलना चाहिए, याद याद। और हमने सबसे निवेदन किया था कि आप लिखित में लाइए और हमको बाद में दे दीजिए। तो चर्चाएं भी होती थी और वो लिखित में भी देते थे। सब नहीं देते थे। मैं भी आपको कहूं कि मान लो कार्यशाला में 80-100 लोग आए हैं तो 10-12-15 लोग देते थे। और ऐसी 6 कार्यशाला में लगभग 700-800 विद्वान सहभागी हुए। उसमें से जो सुझाव फिर आए और उस सुझाव के आधार पर वो नए सुझाव उसमें जोड़ते हुए फिर पाठ्यक्रम दूसरी बार फाइनल की अंतिम रूप दिया गया। उसमें फिर सुझाव आ गया कि भाई इनको क्रियान्वित करने के लिए सीधा पाठ्यक्रम ये बहुत उपयोगी नहीं होगा। शिक्षकों के लिए तो ठीक है पाठ्यक्रम, लेकिन शिक्षकों को भी प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, इसलिए उसके लिए कोई पुस्तक भी तैयार करनी चाहिए। तो एक विद्यालय गतिविधियों का आलय नाम की पुस्तक तैयार की है, जिसमें 300 से ज्यादा प्रयोग है कि पंचकोश को क्रियान्वित करने के लिए किस किस प्रकार के प्रयोग करने चाहिए। तो इसमें से वो पुस्तक बनी। और फिर 2010 में 50 चयनित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की एक कार्यशाला हुई देश भर के। और उसमें 3 दिन की कार्यशाला के बाद सबने कहा कि ठीक है, इसको हम लागू कर रहे हैं। लेकिन सही मात्रा में 3-4 विद्यालयों ने समग्रता से किया, थोड़ा बहुत छोटा मोटा सबने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वास्तविक समग्रता से प्रयोग 4-5 विद्यालयों ने किया। वो 4-5 विद्यालयों के सफल प्रयोग के बाद वो प्रयोग भी 2012 से शुरू हुआ। क्योंकि वो प्रयोग सफल हो चुका पूर्ण रूप से। वो गांव में था, जनजाति क्षेत्र में भी था, शहर में भी था, निजी विद्यालय में भी था, सरकारी विद्यालय में भी था। तो ऐसा कॉम्बिनेशन हमने थोड़ा करने से प्रयास किया था। फिर हमने 2015 के बाद कहा कि ये सार्वत्रिक सब जगह हो सकता है। वो विद्यालय में भी हो सकता है, महाविद्यालय में हो सकता है, विश्वविद्यालय में भी हो सकता है। इसके आधार पर उच्च शिक्षा के लिए सर्टिफिकेट कोर्स, क्रेडिट कोर्स बना, उसके लिए पुस्तक भी बनी। तो जब ये सब हो रहा था तो उस समय बहुत बड़े विद्वानों, 8-10 विद्वानों की एक दिन की मीटिंग थी, हमारी बैठक थी। तो उसमें चर्चा आ रही थी, चर्चा ये थी भाई एक अच्छे भारतीय दृष्टिकोण से आदर्श ऐसा मॉडल कुछ विद्यालयों में कैसे किया जाए, क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने वहां कहा कि भाई इसका आधार पंचकोश होना चाहिए। तो एक बहुत बड़े विद्वान जिसको मैं बड़ी सम्मान से देखता हूँ, आज भी मैं आदर करता हूँ बड़ा उनका, उन्होंने कहा अतुल जी अभी इसमें जल्दी हो जाएगी, ये बात अभी लोग सुनेंगे नहीं, विरोध होगा अनावश्यक। तब तक हमने पंचकोश पर 200-250 कार्यशालाएं देश में कर चुके थे। और आज वो कहीं भी उसका सैकड़ों कार्यशाला देश भर में हो गई। 3-4 विश्वविद्यालय में हमारा एमओयू हो गया और वो लागू कर रहे हैं अपने विश्वविद्यालयों में भी। सैकड़ों विद्यालयों में इसके प्रयोग किए जा रहे हैं, एक जगह भी विरोध नहीं हुआ। क्योंकि उसको आज की आवश्यकता आधुनिक संदर्भ में कैसे उसको ढालना, ये काम इसमें किया गया है। तो इस दृष्टि से जब तक विषयों पर काम नहीं होगा तब तक हमारी बात व्याख्यानों किताबों तक रहेगी, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो मेरी प्रार्थना ये है कि इतनी बड़ी संख्या में विद्वान आचार्य इसमें सम्मिलित हुए हैं कि जो भारतीय दर्शन शिक्षा का मनोविज्ञान और विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई है उसको हम अपने अपने सब्जेक्ट में कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, कैसे हमारे
विषय वस्तु में उसका समावेश कर सकते हैं अपने विषय। तो इस दृष्टि से आगे का जो विषय काम की दृष्टि से निकलता है मेरी दृष्टि से, कि अपने अपने विषय की दृष्टि से हमारे शास्त्रों में भारतीय ज्ञान कहाँ कहाँ है, किस किस रूप में है। मैं समझता हूं पांडे जी ज्यादा बता पाएंगे इस विषय पर, लेकिन दुनिया के जितने विषय हैं उन सारे विषयों का सूत्ररूप ज्ञान हमारे शास्त्रों में है। जैसे आयुर्वेद के बारे में जो मुख्य ग्रंथ है, क्या नाम पांडे जी आज ग्रंथ का नाम? संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। चरक संहिता। तो चरक संहिता में कहा गया है कि जो भी दुनिया में ज्ञान है वो सब इसमें है, लेकिन इसमें जो है वो सारा दुनिया में आज है, शायद ऐसा नहीं हो। तो एक चरक संहिता में ये बात कह रहे हैं। तो हमारे तो ऐसे चरक संहिता जैसे सैकड़ों हजारों ग्रंथ है। तो इसलिए हर विषय का ज्ञान हमारे शास्त्रों में है, लेकिन है वो सूत्र रूप में। उसको सूत्र रूप में समझना, उसको वहां से निकालना, उसके व्याख्यायित करना आज के संदर्भ में, और फिर उनको आज आधुनिक संदर्भ में कैसे पाठ्य पुस्तकों में, पाठ्य सामग्री में इसको समावेश करना है। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक भारतीय ज्ञान की कितनी भी प्रशंसा करते रहे, हमने दुनिया कर रही है, लेकिन वो जब तक व्यवहार में लाने की बात है तो इस पद्धति से काम नहीं होगा, तब तक वो व्यवहार में नहीं आ सकता। तो ये काम आगे के दिनों में क्या हम लोग इस पर कुछ विचार कर सकते हैं कि अपने विषयों की दृष्टि से। और आनंद की ये बात है कि आप सब संस्कृत के विद्वान हैं, तो आपके लिए हमारे ग्रंथ पढ़ना, उसको समझना ये कठिन नहीं है। हम जैसे जो संस्कृत को लोग नहीं है, जिन्होंने संस्कृत सीखा नहीं है ज्यादा, तो हम लोगों के लिए कठिन है। जैसे हमने पर्यावरण का पाठ्यक्रम पर काम किया, 112 का पाठ्यक्रम, तो हमारे सामने यही चुनौती आई कि जो हमारे पर्यावरण के विद्वान थे वो संस्कृत नहीं जानते थे। तो फिर आप जैसे संस्कृत के विद्वानों का सहयोग किया गया, और कौन से मंत्र है, इस मंत्र का क्या अर्थ है, इसको सब समझा गया, लिखित में लिया गया और फिर इस पे डालने का प्रयास किया गया। तो ये काम करने की भी आवश्यकता पड़ेगी कि आप में से अधिकतर संस्कृत के विद्वान है, लेकिन विभिन्न विषयों के विद्वान हर व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो विभिन्न विषयों के विद्वान और संस्कृत के विद्वान दोनों का समन्वय होगा, साथ मिलकर बैठेंगे, तब फिर ये काम सरलता से आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार के विचार करके आगे के क्या क्या काम करना है हमने, यानी व्यवहार में कैसे इनको लाना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और गीता में भगवान ने भी कहा है, जब अर्जुन ने पूछा कि भाई ज्ञान, भक्ति, कर्म सभी योग का समान महत्व है, भगवान ने कहा, तो उन्होंने कहा कि किसी एक सबसे महत्वपूर्ण है, तो प्राथमिकता किसको देनी है, कहते हैं क्या? तो भगवान ने कहा था कर्मयोग। तो ये कर्मयोग की बात है। गांधी जी ने भी 3 बात अपने ढंग से कही थी, हैंड, हेड एंड हार्ट। शब्द अलग अलग है, बात तो लगभग एक ही है सब।
तो जब तक हाथ से काम करने की बात है, यानी व्यवहार में लाने की बात है, वो जब तक नहीं होगी तब तक सिर्फ सिद्धांत तक बात रहेगी। तो इस दृष्टि से व्यवहार में लाने के लिए आगे क्या क्या करना है, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण ये बात है। और ये लाने में संस्कृत के विद्वान यानी आप सब जितना योगदान दे सकते हैं उतना कोई नहीं दे सकता। मैं हमेशा कहता हूं कि देश में लगभग 18 विश्वविद्यालय है संस्कृत के, बाकी विभिन्न विश्वविद्यालयों के डिपार्टमेंट संस्कृत के हो गए, उसको छोड़ देता हूं। लेकिन ऐसे विश्वविद्यालय, एक एक विश्वविद्यालय अगर एक एक विषय पर भी काम प्रारंभ कर देंगे तो हम आगे 10 साल में देश के सारे शिक्षा के प्रमुख विषय इस पर काम कर लेंगे। लेकिन विश्वविद्यालय काम करेंगे नहीं, कौन करेगा? रमेश जी पांडे काम करेंगे? तो वो तो संभव नहीं है। वो सहयोग करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, वो आपको संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन काम तो हम सब आचार्यों ने करना पड़ता है। और मेरा विश्वास है कि इस दिशा में हम काम प्रारंभ करेंगे तो हमारे छात्र कोई कम नहीं है। बौद्धिक प्रतिभा में पूरी दुनिया हमारे छात्रों का लोहा मानती है। वही हमारे छात्र अमेरिका में जाकर सब काम करते हैं। आज अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का नाम गिना सकते हैं, उसके सर्वोच्च स्थान पर सीईओ, एमडी ऐसे स्थान पर भारतीय छात्र बैठे हैं। तो भारत में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसा यहाँ वर्क कल्चर जिसको कहे, कार्य संस्कृति हमारे विश्वविद्यालयों की, महाविद्यालयों की, शिक्षा क्षेत्र की, इसमें कुछ कमी है। थोड़ा अवसर मिलेगा बच्चों को तो बहुत कुछ करेंगे हमारे बच्चे। और आप भी सब आचार्यों भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे इन कोरोना महामारी में अपने यहाँ वेंटिलेटर विदेश से ही आते थे, लेकिन एक आईआईटी ने छोटा वेंटिलेटर बनाकर एम्स को दिया। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में सैनिटाइजर बन रहे हैं, मास्क बन रहे हैं। पहले मास्क की बहुत क्राइसिस थी, लेकिन आज इतने मास्क बनने लगे भारत में कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च स्कॉलर ने, वो है तो आधुनिक शिक्षा वाला, टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, उन्होंने कुछ जड़ी बूटियों का आधार पर एक मेडिसिन दवाई बनाई और उन्होंने दी है भारत सरकार। ठीक है, सफल होगी नहीं होगी गौण बात है, मेरी दृष्टि से प्रयास किया। अभी एक घड़ियाल जैसा मशीन बनाया उन्होंने, वहां उसमें से सैनिटाइजर निकलता है अपने आप। तो सैनिटाइजर अलग से आपको बोतल लेकर घूमने की जरूरत नहीं। अभी ट्रिपल आईटी भागलपुर में वहां के कुलपति के नेतृत्व में वहां के आप जैसे आचार्यों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव है कि नहीं वो चेक किया जा सकता है। उन्होंने सफल प्रयोग कर लिया। भारत सरकार को उन्होंने दिया है, एम्स को भी भेजा है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा, डायरेक्टर साहब ने, मेरे मित्र है वो, कि उनको जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी और दक्षिण कोरिया से फोन आ गए कि हमको सॉफ्टवेयर दीजिए। हो इन्होंने नहीं दिया कि हम नहीं दे सकते, हम तो हमारी सरकार को दिया है, सरकार जो निर्णय करेगी होगा। तो ये सब काम हमारे यहाँ हो सकता है और कुछ मात्रा में शुरू हो गया है। तो जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है उसको भी हमने पुनर्जीवित करना पड़ेगा।
कि हम लोगों ने कितने शिष्य ऐसे बनाए कि जो इस प्रकार का काम करने लगे। हमारे यहाँ शोध कार्य की बात होती है तो पीजी करने के बाद फिर शोध पर चर्चा शुरू होती है और फिर वो पीएचडी करता है तो वो डिग्री होगी और कुछ नहीं होगा। क्या हम प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर में छात्र आता है तब से उसका ओरिएंटेशन प्रारंभ कर सकते हैं क्या कि भाई आपको शोध भविष्य में करना है तो क्या क्या बात अभी से तैयारी करनी चाहिए, किस विषय में आप करना चाहते हैं, क्या आपकी क्वालिटी है, क्या आपकी रुचि प्रकृति है, किस विषय पर आपने ज्यादा काम किया है, और उसके आधार पर उसको अभी से तैयारी फर्स्ट ईयर से शुरू होगी तो कम से कम 5 साल मिलेंगे। 5 साल में एक अच्छी तैयारी हो जाएगी और उसको ये भी कह सकते हैं कि कुछ इस मात्रा में जो आप बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल भी करते जाइए साथ साथ, और जो बाद में शोध होगा वो देश के लिए समाज के लिए, मैंने जैसे उदाहरण अभी दिए, नीड बेस्ड रिसर्च होगा, वो सोसाइटी के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए उपयोगी वो कुछ अनुसंधान शोध होगा। तो इस पर निश्चित ही कुछ करते हुए आज के इस समापन सत्र के मेरी एक ही प्रार्थना है आपको हाथ जोड़कर सभी कि हम अपने विषय में कोई एक स्पेसिफिक विषय तय कर लें और इस पर गहराई से अध्ययन करें अपने विषय का संदर्भ में कि इसमें भारतीय ज्ञान क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, उसका तात्पर्य क्या है और इसको आज की सिस्टम में हम कैसे ला सकते हैं। अगर लगभग 200 से ज्यादा लोग इसमें सम्मिलित है और एक एक विषय हमारे विषय पर अगर हम काम भविष्य में शुरू करेंगे यहां से जाने के बाद, तो देश की शिक्षा के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा योगदान कर सकते और साथ साथ आप भी अपने जीवन में ऐसा काम करेंगे कि जिसके कारण आपका जीवन भी सफल तो होगा, होगा सार्थक भी होगा साथ साथ, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाई अच्छी कर ली आपने, आज की जो आवश्यकता है, आप बहुत अच्छे नौकरी में हैं, बहुत अच्छे जॉब में, व्यवसाय में हैं, अभी जीवन चलाने के लिए जो आपको चाहिए वो सब कुछ आपको मिल गया है। तो शिक्षा के बारे में हमारे अध्यक्ष जी 2 छोटे शब्द कहते हैं, एजुकेशन फॉर लिविंग एंड लाइफ। तो लिविंग के लिए सब कुछ आपको मिल गया है, लेकिन एजुकेशन फॉर लाइफ यानी जीवन दृष्टि क्या होनी चाहिए शिक्षा, वो जीवन दृष्टि वही दर्शन है, वही शिक्षा का दर्शन है और वही भारतीय दर्शन है, और उसकी दृष्टि हमारी आध्यात्मिक होनी चाहिए। और आध्यात्मिक दृष्टि से मैं समझ 2 तात्पर्य में आध्यात्मिक दृष्टि से समझता हूं, मेरी दृष्टि से। अभी वो कितना सही है गलत है वो आप मूल्यांकन करिएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आध्यात्मिकता का तात्पर्य निस्वार्थ भाव से कोई भी कार्य करना वो आध्यात्मिकता है, जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा, व्यक्ति का, परिवार का, ऐसे जो कार्य हम करते हैं वो आध्यात्मिकता है। ये जन समाज के लिए है, ये सामान्य। और वो स्वामी जी ने इसलिए कहा था कि भारतीय समाज की, भारतीय लोगों की दिनचर्या, जीवनचर्या वो उसी प्रकार की थी कि हम कोई भी कार्य दिन में करते थे, जीवन में करते थे, वो हर कार्य में हम दूसरे का विचार करते थे। सुबह जगकर हम चींटियों का आटा डालते थे, अपने खाने पीने की बाद में जिंदा पहले पक्षियों को दाना डालते थे, पानी देते थे,
पानी भरने जाता था कुआं में से 2 बाल्टी अपने लिए निकालते थे, तीसरी बाल्टी हम पशुओं के लिए ओत में डालते थे। महिलाएं पहली रोटी कुत्ते के लिए या गाय के लिए देती थी। तो पूरी हमारी जीवनचर्या दिनचर्या ऐसी थी कि हम हर काम में दूसरों का विचार करते थे। तो यही आध्यात्मिकता है। तो हमारा जीवन चलाने के लिए हमको सब कुछ मिल गया है। तो अभी जो हर काम कर रहे हैं उसमें हमको तो जो मिल रहा है मिलने वाला है, उसमें कोई रोकने वाला नहीं है। 4 महीने से सारा बंद है तो भी हमको वेतन तो मिल ही रहा है सबको पूरा। लेकिन हमारी दिनचर्या जीवनचर्या के हर काम में शिक्षा का कार्य हो, बाकी इसमें हम दूसरों का विचार कर रहे हैं क्या, ये पहली बात है। और दूसरी बात है कि स्वयं को पहचाने, यानी इसको संस्कृत में एक छोटा सा वाक्य है ना, कौन से ग्रंथ में मुझे मालूम नहीं जाता, आत्मनो मोक्षार्थ जगत देखाय। तो जगत के हित की बात मैंने पहले पक्ष में कही थी कि हम कोई भी कार्य करेंगे तो अंत्य के हित की बात साथ साथ करें, वो अध्यात्म। और आत्मनो मोक्षार्थ, कि हमको मोक्ष प्राप्ति मिले, यानी समग्र शिक्षा की दृष्टि आध्यात्मिक होनी चाहिए। आज आध्यात्मिकता की बात करें तो लोग उसको तथाकथित सेक्युलरिज्म के कारण सांप्रदायिकता और भगवाकरण आदि आदि बात लोग कर रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता मालूम नहीं, मालूम है तो समझना नहीं चाहते अपनी राजनीति के लिए। लेकिन आध्यात्मिकता आत्मनो मोक्षार्थ यानी मोक्ष प्राप्ति स्वयं की यानी क्या है, और इसके कारण शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो हमने एक पर्यावरण का जब विकसित भारत का पाठ्यक्रम बनाया तो देश भर में पर्यावरण के पाठ्यक्रम है, सब में से अच्छी बात थी उसको कंपाइल किया। उसमें 2 नई बात डाली कि हर पाठ की शुरुआत में इस पाठ की भारतीय दृष्टि क्या है इस विषय की, वो डाला। भारतीय दृष्टि क्यों चाहिए, हमारी है इसलिए चाहिए, वो कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन भारतीय दृष्टि इसलिए चाहिए जैसे पर्यावरण की बात करते हैं अगर, कि पर्यावरण का संकट तो देश और दुनिया में पिछले लगभग 100 साल का है, लेकिन 2000-5000 साल पहले जो ग्रंथ लिखे गए उसमें पर्यावरण संरक्षण संबंधित मंत्र क्यों लिखे गए। तो ये भारतीय दृष्टि है। बाकी पश्चिम की आदि दृष्टि ये है कि समस्या खड़ी होने के बाद समाधान ढूंढना। जैसा आज कोरोना समस्या खड़ी है, अभी हम समाधान ढूंढ रही, दुनिया मिल नहीं रहा है। लेकिन भारतीय दृष्टि है कि समस्या खड़ी होने के पहले ही उसके समाधान हमारे पास उपलब्ध हो। इसलिए भारतीय दृष्टि भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए चाहिए। और हर पाठ के अंत में गतिविधि एक्टिविटीज डाला गया कि जो पाठ हमने पढ़ाया और बच्चों ने पढ़ा, बाद में करना क्या है। तो इसलिए हर पाठ के पीछे हमने पर्यावरण की दृष्टि से, उस पाठ की दृष्टि से हमने क्रियान्वयन क्या करना है व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, विद्यालय महाविद्यालय में, इसकी प्रकार की एक्टिविटीज डाली। तो पढ़ाने वाला आचार्य और पढ़ने वाला विद्यार्थी शिष्य दोनों ये सोचेगा कि कोई भी बात हमने पढ़ी या पढ़ाई उसके बाद हमने करना क्या है। यही आध्यात्मिक दृष्टि। इसके कारण क्या है कि व्यक्ति अपने अंदर देखता है मुझे क्या करना है। हमने उसमें नहीं दिया कि भाई WHO को क्या करना है, भारत सरकार को क्या करना है, वो नहीं दिया है, हमने क्या करना है। पूरी शिक्षा की दृष्टि होती है हर पाठ में, हर पाठ्य पुस्तकों में, कि वो पाठ पढ़ने के बाद हमने क्या करना है। शिक्षक ने, आचार्य ने, विद्यार्थी ने, सब ने मिलकर व्यक्तिगत रूप से, परिवार में, समाज में, यही सोच विकसित होती जाएगी। तो वो अपने अंदर देखता है, बाहर नहीं देखता है। दूसरे क्या कर रहा है उसकी चिंता नहीं करता है।
मुझे क्या करना है उसकी चिंता करता है। आज क्या दुनिया बहिर्मुखी हो गई, तो दूसरे क्या कर रहे हैं उसी की चिंता हम ज्यादा करते हैं। हम क्या करते हैं दिन भर में 24 घंटे उसकी चिंता हम नहीं करते। तो ये दृष्टि का विकास होना वही आध्यात्मिक दृष्टि। और जो व्यक्ति अपने अंदर देखने का स्वभाव बन जाएगा, तो वो आज जो समस्याएं है व्यक्ति की, परिवार की, समाज की, विश्व की, उसका समाधान हम ढूंढ रहे हैं, कई बार मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हम समाधान बाहर ढूंढ रहे हैं। समाधान बाहर नहीं है, समाधान अंदर है। इसलिए जिसको भी आज हम महापुरुष मानते हैं ना, इसके नाम से एक केंद्र चल रहा है, पंडित मदन मालवीय जी हो, महात्मा गांधी हो, डॉक्टर हेडगेवार हो, ऐसे अनेक नाम, विवेकानंद वगैरह ले सकते। वो महापुरुष इसलिए कि वो सबकी दृष्टि ऐसी थी कि वो दुनिया क्या करती इसकी चिंता नहीं करते, स्वयं को क्या करना इसकी चिंता करते। इसलिए उन्होंने स्वयं के नहीं, समाज के, देश के, दुनिया के प्रश्नों का समाधान दिया। ऐसे बच्चों का निर्माण करना यही शिक्षा का कार्य है, यही शिक्षा का दर्शन है कि बच्चे को सिर्फ ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी हो गया, वो तो होना ही है, लेकिन इस दृष्टि का उनके जीवन में विकास हो, तो स्वयं की नहीं समाज की दुनिया। आज समस्या निर्माण करते हैं, पढ़े लिखे लोग समस्या ज्यादा निर्माण कर रहे हैं, प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं देश दुनिया में। लेकिन अगर इस प्रकार की शिक्षा का स्वरूप होगा तो प्रत्येक बच्चा अपनी नहीं, समाज की, देश की, दुनिया की समस्या का समाधान की दिशा में कार्य करेगा, वही आता है। तो ऐसे बच्चों का निर्माण करना ये भारत का शैक्षिक दर्शन है, ये भारत का समग्र दर्शन है, और यही हर छात्र का, हर व्यक्ति का जीवन का दर्शन होना चाहिए। तो इस दृष्टि से आपने बहुत कुछ प्राप्त किया है, और आगे के दिनों में इसके क्रियान्वयन पक्ष पर, व्यवहार में लाने पर बहुत अच्छी ढंग से विचार करेंगे, ऐसे विश्वास के साथ। आप सबको इस कार्यशाला की सफलता के लिए, और आप सभी इस कोरोना महामारी की परिस्थिति में व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक दृष्टि से स्वस्थ रहे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे इस समापन कार्यक्रम में माननीय रमेश कुमार जी ने निमंत्रित किया, और इस संस्थान के अमिता जी सहित सभी जिन्होंने आयोजन किया इस सुंदर, ऐसे सभी का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप विद्वानों ने, मैंने थोड़ी लंबी भी बात आपसे हमने कर दी है, इसलिए क्षमा प्रार्थना भी करता हूं। तो वो बहुत धैर्य से आप सबने सुना, इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवादः आचार्येभ्यः। अस्माकं आध्यात्म शिक्षाबोधं, कोशीय ज्ञानं, भारतीय परंपरां च बोधितभद्भ्यः आचार्येभ्यः कोटिशः धन्यवादः। तव करकमलस्थां स्फाटिकीमक्षमालां नखकिरणविभिन्नां दाडिमीं बीजबुद्ध्या प्रतिपलमनुकर्षन् येन कीरो निषिद्धः स भवतु मम भूत्यै वाणिते मंदहासः, वाणिते मंदहासः। आज की इस समापन बेला में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के महामंत्री डॉक्टर अतुल कोठारी जी, जो पूरे देश में संस्कृति और शिक्षा दोनों के उत्थान में निरंतर प्रयत्नशील हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। और हमारे संकाय के संकाय प्रमुख प्रोफेसर भारत भूषण शर्मा जी, इस केंद्र की निदेशिका प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज महाभागा, संयोजक संचालक डॉक्टर परमेश शर्मा जी, आचार्यगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से, विद्यालयों से समवेत हमारे आचार्यगण, अध्यापकगण,
छात्रगण, यह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का क्षण है कि अन्य कार्यशालाओं की तरह यह कार्यशाला भी आज इस समय संपन्न हो रही है और इसमें दीक्षांत भाषण देने के लिए डॉक्टर अतुल कोठारी जी जैसे चिंतक उपस्थित हैं, जिन्होंने केवल ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया है, उसको अनुभव से तराशा है और हजारों लोगों में बांटा है। बहुत सारी कार्यशालाओं में मुझे रहने का अवसर मिला है और बहुत सारे सम्मेलनों में आपको सुनने का अवसर मिला है और आपको सुनता हूं तो यही इच्छा होती कि निरंतर सुनते जाएं। आज आपने हमारे प्रतिभागियों को, आचार्यों को जो उपदेश दिया, इसकी निरंतर आवश्यकता है। प्राचीन भारतीय जो शिक्षा पद्धति रही है, हमारा जो वैदिक शिक्षा दर्शन रहा है, उसमें जो पद्धति थी, जो विशेषता थी, आज उससे हम बहुत दूर हो गए। शिक्षा पद्धति ही ऐसी आ गई, लेकिन आप सबके प्रयास से जो पुनः नई शिक्षा नीति आ रही है, उसमें मुझे लगता है कि इस जंजाल से हम मुक्त होंगे और अपनी पुरानी जो वैदिक शिक्षा पद्धति है, जो भारतीय शिक्षा पद्धति जो हमारे लिए अनुकूल है, उस शिक्षा पद्धति का उन्मेष फिर से उसमें दिखाई देगा। आपने जो उत्थान न्यास बना रखा है, उसमें शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, ये संस्कृत के विद्वान सब जानते होंगे कि द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकमपि संबद्धते, ये नियम है जिससे ये उत्थान पद लास्ट में लगा है, जिसका तात्पर्य शिक्षा उत्थान और संस्कृत उत्थान दोनों से जुड़ता है। तो जब शिक्षा गिरती है तो संस्कृति समाप्त होती है, जब शिक्षा उन्नत होती, उत्थान उसका होता है, तो संस्कृति का उत्थान होता है। इतना होने पर भी आपने दोनों का साथ साथ रखा है। इसका मतलब क्या है? शिक्षा की उन्नति से संस्कृति की उन्नति थोड़ी लंबी प्रक्रिया है। दोनों को साथ साथ, शिक्षा की उन्नति और संस्कृति की उन्नति, वो दोनों, बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षा से दूर हैं, उनकी संस्कृति भी भारतीय संस्कृति हो, इसके लिए भी प्रयत्न निरंतर बने रहें। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम से ये प्रतिष्ठित जो केंद्र है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी अपने भाषण, जहां कहीं भी कोई प्रबोधन करते थे, मार्गदर्शन करते थे, अपने भाषण में एक श्लोक जरूर बोलते थे, सर, न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। यह विचार जो है, खोजते हैं कि श्लोक कहाँ का है तो कहीं से मिलता नहीं है। कई लोगों ने कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी स्वयं बहुत अच्छे साहित्यकार थे, वो श्लोक रचना में निपुण थे, तो ये उनकी रचना है। इस श्लोक की रचना का अगर हम पद पद अनुशीलन करें तो ये पूरी तरह से, जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो जाता है, जिन दृष्टियों से आपने आध्यात्मिक होने का अर्थ यहाँ व्याख्यायित किया, उन दृष्टियों से जब तक वो विकसित नहीं हो जाता, उसका चिंतन उस तरह से जब तक नहीं बन जाता, तब तक इस तरह की श्लोक की रचना हो नहीं सकती। वो कहते हैं, न तो हम कामये राज्यम, हमें राज्य नहीं चाहिए, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम, स्वर्ग नहीं चाहिए, ना पुनर्भवम, न तो अपुनर्भव, मतलब है कि हमें ये मोक्ष नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? कहा कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। जो प्राणी दुख में संतप्त हैं, उनकी पीड़ा को दूर हो जाए, उनकी पीड़ा, वही मैं चाहता हूं। मेरी इच्छा यह है कि समाज में कोई पीड़ित न रहे, कोई दुखी न रहे। अपने के लिए सोचना हमारा क्या कर्तव्य है। शास्त्रों को पढ़ने के बाद व्यक्ति अपने कर्तव्य का निश्चय करता है कि हमारा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, उसके लिए हमें क्या कर्तव्य है। क्योंकि कर्म के रास्ते से ही मुक्ति का जो ये पुरुषार्थ चतुष्टय बनाया गया है, उसमें बाकी 3 साधन है, अंत में है मुक्ति, मोक्ष, उसके लिए बाकी अर्थ काम, ये साधन है। तो वो पढ़ते पढ़ते अपने कर्म के द्वारा अपना जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को निश्चय करता है, उसके बाद आगे चलता है। लेकिन आज की जो शिक्षा है, उसका लक्ष्य क्या है? व्यक्तित्व का विकास और जो मानवता के लिए प्रतिपाद्य है उसको प्राप्त करना, उस कर्तव्य को पूरा करना तो है ही नहीं। केवल मात्र उपाधि प्राप्त करना, डिग्री प्राप्त करना, जैसे तैसे प्राप्त करना। और आज जो शिक्षा दी जाती है उसमें कुछ बताया ही नहीं जाता है कि आपका पिता के प्रति, माता के प्रति, आप माने मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, बात कहें तो कहते हैं कि ये सब तो पोगापंथी है और समाज किस तरह से विशृंखलित हो रहा है। यह शिक्षा कहाँ लेके जा रही है, उसका परिणाम पूरी दुनिया देख रही है। भारतीय जो शिक्षा पद्धति है, भारतीय जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, उससे विरत होने
का परिणाम हमारे सामने है, फिर से हमें उन्हें लौटाना है। इसलिए यह विद्यापीठ निरंतर इस बात को सोचता है कि हमारे यहाँ जो छात्र हों वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से किस तरह से भिन्न हो। वहां भारतीय चिंतन के साथ साथ पश्चिमी चिंतन पढ़ाया जाता होगा, वो ठीक बात है, पश्चिमी चिंतन हमें भी जानना चाहिए, लेकिन हमें भारतीय बन करके उनको जानना चाहिए, हमें पश्चिमी नहीं बन जाना चाहिए। आज स्थिति ऐसी बन गई है कि हम भारत में पैदा हुए हैं, लेकिन भारतीय चिंतन एक दूसरे की पीड़ा से पीड़ित न होना, यह कभी भारतीय होने का लक्षण नहीं है। भारतीय शास्त्र में यही कहा गया है कि व्यक्ति वही व्यक्ति है जो दूसरे के दुख में दुखी हो, उसके सुख में सुखी हो। आज मैं पढ़ रहा था तो मुझे कहीं पद्म पुराण का एक श्लोक मिला, धर्मार्थमपि विप्राणाम संचयोर्थस्य गर्हिता। माने विप्र का मतलब जो अध्ययनशील व्यक्ति है, विद्वान है, उसके लिए कहा धर्मार्थमपि, धर्म के लिए अर्थ चाहिए, ये निश्चित है। चाणक्य के सूत्रों में कई बार मैं कहता भी रहता हूं, कहा धर्मार्थमपि विप्राणाम संचयोर्थस्य गर्हिता, कहा प्रक्षालनाधि पंकस्य दूराद स्पर्शनम। ये पंक है। आज अध्यापक के लिए आपने जैसे कहा कि जीवनचर्या के लिए जितना अपेक्षित है वो पर्याप्त मिला है, उसमें दिक्कत नहीं है। अध्यापक को इसके बाद ये सोचना चाहिए कि हमारा समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है। आप कह रहे हैं कि जीवन के लिए जितना अपेक्षित मैं समझता हूं उससे ज्यादा अध्यापकों को सबको प्राप्त है। इसमें बिल्कुल जरा सा भी जिन्हें ज्यादा प्राप्त हो जाता है, हमें लगता है कि उन्हीं की समस्याएं बढ़ जाती हैं। समस्या बढ़ने के कारण अधिक अर्थ प्राप्त करना भी, क्योंकि जीवन में तपस्या घट जाती है और विद्या या कर्तव्य के प्रति आगे बढ़ने की जो इच्छा है या ललक है वो तपस्या से होके आती है। तपस्या के मार्ग से व्यक्ति जब तक तपस्वी रहता है, अच्छा अध्यापक वही होगा जो तपस्वी होगा। अगर तप जीवन में नहीं है तो कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे अध्यापक, हमारे छात्र, ये जो हमारे प्रतिभागी हैं, ये सब उस भारतीय दृष्टिकोण को पहचाने। और आपने कहा था कि ज्ञान अर्जन करने के बाद बहुत अच्छी बातें कही, उस पर आचरण, उसके अपने जीवन में उस पर अनुभव करके तब समाज के लिए लगाना। बहुत छोटी सी घटना है सर। महात्मा गांधी के पास एक महिला अपने बच्चे को लेके आती है और कहती है कि बापू ये बहुत गुड़ खाता है, इसको मना कर दीजिए। बापू कहते हैं कि बेटा 15 दिन के बाद आना। तो 15 दिन के बाद आती है तो फिर बापू से कहती, बापू आपको इसको मना करना है। फिर बापू कहते हैं बेटा फिर 15 दिन बाद आना। तो फिर 15 दिन बाद आती, 1 महीने बाद जब पहुंचती है तो बापू ने बहुत आराम से प्रेम से उस बच्चे से कहा, बेटा ज्यादा गुड़ खाना अच्छा नहीं है। इतनी बात जब सुनती है, बस वो शांत हो गए। इतनी बात जब सुनती है तो महिला नाराज होती है, कहती बापू इतनी बात कहनी थी तो ये तो आप पहली बार भी कह सकते थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा वस्तुतः मैं भी बहुत ज्यादा गुड़ खाता था, मैंने पहले छोड़ा, जीवन में उसको उतारा, उसके बाद तब इस बच्चे को कहा। तो जो चीज जीवन में उतारी जाती है और जब उस पर उपदेश दिया जाता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। और आपको बताऊं, एक मेरे मित्र ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं अमेरिका में कितनी बार भाषण दिया उस जगह जहां स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया था, और कई बार कहा कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, और आपको बताऊं एक बार भी ताली नहीं बजी। जब विवेकानंद जी ने इस बात को कहा था 3 मिनट तक लगातार तालियां ही तालियां बजती रहीं। ये क्या बात है। हमने कहा विवेकानंद ने जो कहा वो तो हृदय से कहा था और तपःपूत वाणी थी, वो ऋषियों की वाणी जैसे होती थी उस तरह की तपस्या से उत्पन्न वाणी थी, उसका प्रभाव था। और आपने जो कहा वो तो केवल मुंह से कहा, उसमें हृदय भी सम्मिलित नहीं रहा होगा। तो इतना इसका अंतर है। तो हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे गुरुओं ने जिन शास्त्रों की रचना की है वो शास्त्र बिल्कुल जैसा आपने कहा अनुभव किया, वैज्ञानिक थे, पूरी तरह वैज्ञानिक थे, अनुभव किया, जो अत्यंत शुद्ध था, अत्यंत उपादेय था, अत्यंत परोपकारी था, उसका उपदेश किया। उन्होंने पता नहीं कितने ज्ञान प्राप्त किए होंगे, और जो उपदेश किया वो भी सारा मिलता नहीं, उसका कुछ अंश हमें मिलता है। चरक संहिता की जैसे आपने बात कही, कल्पना कर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता उतने प्रकार के वनस्पतियों का ज्ञान, उतने प्रकार के मनुष्यों की प्रकृति का ज्ञान, उसके बाद उस पर कौन सा क्या फल होगा, इतना सूक्ष्म विश्लेषण व्यक्ति कैसे कर सकता है। उसके लिए साधना चाहिए, तप चाहिए, योग बल चाहिए। मैं तो कहता हूं बहुत सारी चीजें योगज प्रत्यक्ष के द्वारा की जाती हैं। एक छोटी घटना और कह करके इसमें समाप्त करूंगा।
अपना जो है नालंदा का विद्यार्थी जीवक जो आयुर्वेद में शिक्षा प्राप्त कर लिया, अपने आचार्य के पास जाता है और कहता है कि आचार्य जी मेरी शिक्षा प्राप्त हो गई, अब मेरे लिए क्या आदेश है। तो उन्होंने कहा अभी तुमने शिक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन मैंने तुम्हारा विदाई संस्कार मैंने सौप्रस्थानिक नहीं किया है, तुम्हें 6 महीने का समय देता हूं, तुम इस वनांचल में, उसने बताया कि ये 4 कोष के भीतर का जो वनांचल है, इस वनांचल में जाओ, और एक उसके साथ खनित्री दे दी, माने खुदाई करके और पौधे को काटने वाला एक यंत्र भी दिया, कहा इसको साथ में रखो और खोज करके ऐसी वनस्पति लेके आओ जिसका कोई आयुर्वेद की दृष्टि से कोई उपयोग न होता हो। वो 6 महीने तक पूरे वन में, उस वनांचल में घूमता रहा, उस अंचल के जितने वन थे, सारी वनस्पतियों का प्रत्यक्ष अनुभव किया, उसके गुण दोष को देखा और किसका किस में उपयोग हो सकता सब देख करके जब आचार्य के पास लौटता है 6 महीने बाद, तो रिक्त पानी, उसके पास कोई वनस्पति नहीं होती है, और कहता है कि आचार्य मैंने कोई ऐसी वनस्पति देखी ही नहीं जिसका किसी न किसी तरह से उपयोग ना होता हो। तो उन्होंने कहा ठीक, जाओ, आज तुम्हारी उपाधि पूर्ण हुई और तुम अब आयुर्वेद के विद्वान हो गए, अब जा करके इसका प्रयोग करो और समाज की सेवा करो। वो निकल गया समाज की सेवा करने। कुछ दिनों के बाद कहीं वो समाज में सेवा करके रास्ते से जा रहा था, 2 भदंत आपस में चर्चा कर रहे थे, जिसको उसने अपने कान से सुना कि ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि भगवान महात्मा बुद्ध बीमार हैं और कोई औषधि नहीं ले रहे हैं। वो तेजी से उनके पास पहुंच करके कहा कि आपने क्या बताया, महात्मा बुद्ध भगवान बीमार हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप क्यों इतने अधीर हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बताइए क्या उनको बीमारी है। तो उन्होंने कहा कि बद्ध प्रकोष्ठता है और बड़ी प्रगाढ़ होती है, जो वो है एक्यूट कॉन्स्टिपेशन। तो उन्होंने कहा अच्छा, आप लोग कब तक यहाँ ठहरे हैं? कहा कि हम उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं आज, लेकिन संध्या हो गई, कहीं तो रुकेंगे? तो उन्होंने बताया कि इस स्थान पर रुकेंगे। उन्होंने कहा कल प्रातः आपके जाने के पहले मैं औषधि लेके आऊंगा। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, यही समस्या को औषधि लेते ही नहीं हो, कोई औषधि नहीं ले रहे हैं वो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर भी मैं कल सुबह आपके पास आऊंगा। कल सुबह दूसरे दिन प्रातः वो जीवक जो है ऐसी औषधि का निर्माण किया और कमल की कलिका में छेद करके उसमें भर दिया और ले जाके उनको दिया और कहा कि आप इसको ले जाके भगवान के चरणों में मेरी भावना सहित समर्पित करेंगे और कहेंगे कि इसको दिन में 3 बार सूंघना है और 3 दिन तक कुछ नहीं, खाना पीना नहीं, केवल सूंघना है, कमल का फूल जैसा। और वो ले जा करके दिए। भगवान बुद्ध ने जो 6 महीने से उनकी परेशानी थी वो 3 दिन में सूंघने से खत्म हो गई। ये जो विद्या है, ये जो शास्त्र है, पूरी तरह से बिना प्रयोग के द्वारा, बिना व्यवहार के द्वारा हो नहीं सकती है। ऐसी हमारी परंपरा रही है। अभी तो आप देख रहे हैं किस तरह से इस विद्या के पुनर्जीवन के लिए प्रयत्न चल रहा है। तो आज आप उपस्थित हुए यहाँ और हमारे आचार्यों को, विशेष रूप से प्रतिभागियों को आपने जो मार्गदर्शन दिया, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं और आपसे सर प्रणाम पूर्वक निवेदन करते हैं। क्या वैसे जब भी मैं निवेदन किया आप जरूर उपस्थित होते हैं, क्योंकि बड़ी प्रेरणा मिलती है और सही में वस्तुतः संदर्भ के अनुसार शिक्षा को समझने और समझाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए आप जरूर मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे और हमारे आचार्यों प्रतिभागियों को मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको प्रणाम करता हूं और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवादः। अस्माकम् अस्मिन् अवसरे ओजपूर्ण रूपेण मार्गदर्शनं कृतवत्यः अस्माकं यशस्विभ्यः कुलपतिभ्यः कोटिशः धन्यवादः, प्रणामः च। साम्प्रतं कृतज्ञता ज्ञापनाय सविनयं संकायस्य प्रमुखान् दिग्दक्षिणा अपि परिपर्त्रिम पुण्यलभ्यात् सर्वोत्तरा भवति देवी तवावतारात्। दिग्दक्षिणा अपि परिपर्त्रिम पुण्यलभ्यात् सर्वोत्तरा भवति देवी तवावतारात्। यत्रैव रंगपतिना बहुमानपूर्वं निद्राळुनापि निगिताः कटाक्षाः। नमस्सभाय। अद्यतनसभायाः सभाध्यक्षाः अस्माकं यशस्विनः कुलपतयः, मुख्य अतिथयः अतुल कोतारी महोदयः, सर्वेषां पुनरेकवारं मम पक्षतः स्वागतं विधाय पुनः अत्र धन्यवादार्थम् अहम् आमन्त्रितः। अत्र आदौ अस्माकं मध्ये मुख्यातिथिरूपेण अत्र विराजन्ते अतुल कोतारी महोदयाः, अस्माकम् अत्र यशस्विनः कुलपतयः। एतेषां विषये
सम्यक् किं इति शिक्षायाः विषये संस्कृतविषये तथा उत्थानविषये कथं सम्बोधितः दीर्घदर्शनं कारितः भारतीय दीर्घदर्शनम् एतेषां शीर्षकस्य शिक्षा संस्कृति उत्थानस्य महामन्त्रिणः सन्ति तेषां जीवनदर्शनमपि अत्र स्वीयभाषणेन तत्र स्मारिताः तेषाम् आदौ तु ते तु शिक्षकाः समाजसेवकाः साकं चिन्तकाः तेषां भाषणेन अवगम्यते ते तु चिन्तकाः पुनः न केवलं चिन्तकाः व्यवहारपक्षे लेखकाः अपि सन्ति इति स्मारिताः तेषां सर्वदा क्रियान्वयने सर्वदा समर्पिताः दि औट्कम् इस् ही इस् मेण्ट् फार् औट्कम् क्रियान्वयने सर्वदा समर्पिताः पुनः तेषाम् अत्र शब्दत्रये ते निपुणाः समायोजनं समावेशः विशेषज्ञानां समायोजनं समावेशः कर्तव्यमिति अत्र ते मुख्यतया आधुनिकविद्यायाः साकं कथम् अद्यतनविद्यायाः साकं साम्प्रदायानाम् अत्र योजनं पुनः विषयविशेषज्ञानां विषयानां समायोजनं प्रायः TLC डायरेक्टर एवमेव कृतवन्तः भारतीय दर्शनविषये विषयाणाम् अत्र समावेशमपि कृतवती पुनः विशेषज्ञानां समावेशमपि कृतवन्तः तेषाम् अत्र मुख्य बिन्दुः अपि अत्र मध्ये योजिताः अन्ते अत्र वर्क कल्चर टू बी करेक्टेड कार्य संस्कृति मध्ये परिवर्तनम् आवश्यकम् इति ते स्मारता अद्भुतम् इति तेषां हृदयेन तत्र धन्यवादाः क्रमशः अस्माकं कुलपतयः तद् निमित्तेन एव कार्ये व्यस्ताः सन्ति कार्य संस्कृति मध्ये एव परिवर्तनम् आनयन्ति आगच्छति आगमिष्यति ते दृढसङ्कल्पिताः सन्ति अत्र गुरुशिष्य परम्परां दृढीकृताः कतिपय दृष्टान्तेन जीवन दर्शनमपि कारिताः आत्मपरिचयेन आत्मावलोकनेन एव समस्यायाः समाधानमिति तेषां दीक्षान्तभाषणेन अस्माम् अत्र सर्वेषाम् अनुगृहीता ते तु अस्माकं कृते नूतनाः न सन्ति छात्राः अपि लाभान्विताः अध्यापकाः अपि लाभान्विताः अद्य सर्वेषाम् अत्र तेषां दीक्षान्तभाषणेन अनुगृहीताः भूयो भूयः विद्यापीठपक्षतः विभागपक्षतः TLC NRC पक्षतः मम पक्षतः धन्यवादान् व्याहरामि अस्मिन्नेव क्रमे अस्माकं सूत्रधाराः कुलपतयः यशस्विनः रमेश कुमार पांडे महोदयाः सन्ति अद्य मालवीय दर्शनमपि कारिताः मालवीय जीवने महात्मा पंडित मदन मोहन मालवीयानां एतेषां दर्शनं किमिति स्वीय दर्शनेन स्वीय भाषणेन सर्वेषाम् अत्र मालवीय दर्शनमपि कारिताः पुनः अन्ते सूक्ष्मतया भारतीय दर्शनेन एव पूर्णत्वं याति विश्वे सर्वत्र भ्रमणं भवतु अथापि अन्ते गतिः कुत्र इत्युक्ते भारतीय दर्शनेन एव पूर्णत्वं याति इति ते पूरिताः तत्र धर्मार्थ काम चतुष्टय विषये अपि मध्ये उत्तम लोकन्यायस्य स्मारणेन महाभाष्ये पातञ्जल महाभाष्ये अत्र प्रक्षालनाद्यपङ्कस्य दूरात् अस्पर्शनं वरमिति लोकन्यायस्य स्पर्शनम् अत्र साधु प्रतिपादित महाभाष्यस्य स्मारणं पुनः कथं वक्तव्यमिति स्मारिता हृदयेन वक्तव्यं कर्तव्यं च नाट् ओन्ली द लिप् सर्विस् हृदयेन वक्तव्यं कर्तव्यं च इति विवेकानन्दस्य दृष्टान्तमपि स्मारिताः अन्ते भगवान् बुद्धचरित्रस्य दर्शनमपि कारिताः एते सर्वम् अस्माकं मार्गदर्शनम् अत्र अस्माभिः सर्वे अनुगृहीताः भवतामपि भूयो भवतां सर्वेषाम् अत्र पक्षतः विश्वविद्यालय पक्षतः अद्यतन सभायाः सभाध्यक्ष अस्माकं कुलपति महोदयं भूयोः धन्यवादान् व्याहरामि अस्मिन्नेव क्रमे पूर्वमेव मया स्मारितम् अत्र विषयाणां समावेशः पुनः समायोजनं कृतवन्तः इदानीं व्यवहारपक्षे आनयनम् इति जानने के लिए सभी विद्वानों को आमंत्रित किया है समझना लोग समझ चुके हैं अभी 132 + 99 मैसेज के रूप में इतनी सारी प्रतिभागी गण को मैं विटनेस कर रहा हूँ जान चुके हैं समझ चुके हैं इसमें व्यवहार में लाने वाला पक्ष है वो भी जरूर व्यवहार में लाएंगे ऐसे व्यवहार में लाने के लिए इतनी सारी लोगों का आचार्य कामता प्रसाद पांडे जी अरविंद झा जी प्रोफेसर अरविंद झा जी स्वामी चिदानंद जी
और प्रोफेसर जयदेव जी, प्रोफेसर सुरक्षा पाल जी और प्रोफेसर संपदानंद जी, डॉक्टर ओपी पांडे महोदय और प्रोफेसर पीके जोशी जी, प्रोफेसर पीसी शुक्ला जी, अन्ते ऋषिकांत पांडे महोदयानां साकम् अत्र पूरिताः विषय विशेषज्ञाः भारत सेतु सेतु हिमाचलात् कुत्र कुत्र के विशिष्टाः सन्ति इति भ्रमणेन दिग्भ्रमणेन विषयाणां चयनं साकं विशेषज्ञानां चयनमपि तेषाम् अत्र TLC NRC डायरेक्टर कृते पुनः भूयो भूयः सर्वेषां पक्षतः अहं स्मारयामि। तस्मिन्नेव क्रमे अस्माकं TLC टीम विषय विशेषज्ञानां विशिष्टरूपेण मम साष्टांग अत्र नमस्कारेण अत्र धन्यवादान् स्मारयित्वा पुनः अत्र TLC टीम जनानाम् अत्र सहयोगार्थं तेषामपि धन्यवादाः। अड्मिनिस्ट्रेटर अपि सन्ति, तेषामपि सुरेन्द्र नागर्जी अमुमपि अत्र निर्दिष्ट समये धन्यवादाः। कंप्यूटर जनानां कंप्यूटर विभाग डिपार्ट्मेंट सर्वेषां कृते भूयो भूयो धन्यवादाः। अत्र प्रतिभागिगणाः सन्ति, ते व्यवहारपक्षे अवश्यमेव आनयिष्यन्ति, तेषामपि हृदयेन तत्र धन्यवादाः। अत्र संयोजकस्तत्र दुर्लभः यथा पूर्वं मृदुभाषिणः अस्माकं परमेश कुमार शर्मा महोदयानामपि धन्यवादं व्याहृत्वा विरम्यते मया। धन्यवादाः।